हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 9th का मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। तो इसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ ताकि आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ भी आए कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई मास हो तो वो हमारा मैटर होता है। जैसे कि एग्जांपल है एयर, शुगर, वाटर, वुड, पेट्रोल, कुछ भी जो भी सब कुछ मैटर है, ठीक है। उसके बाद आता है मैटर 2 वेज में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इसमें हम फिजिकल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इस सब के बारे में पता चलेगा। अब है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो टीनी पीसीज और पार्टिकल से बनी हुई हैं। तो जो मैटर जो है वो किससे बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। और एग्जाम्पल में है, हम एग्जाम्पल देखें कि एक छोटी सी बारिश की बूंद के अंदर भी 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। उसके अंदर भी 10⁻21 पार्टिकल्स होता है वाटर का एक बारिश की बूंद में। आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा हुआ एक पानी की बूंद में। और इसको हम हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाते। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पहली है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दूसरा है कि उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। और फोर्थ है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। तो ये पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसमें हम एग्जाम्पल है कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पर्पल कलर का, उसको जब हम 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एक बीकर में, उसके बाद अगर हम उस सॉल्यूशन का जो 100 ml सॉल्यूशन जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया है उसका अगर हम 10 ml ले लें और उसे 90 ml ऑफ वाटर में फिर से डाइल्यूट करें तो वो सॉल्यूशन भी पर्पल कलर का हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, और ऐसे ही अगर हम आगे इस करते जाएं तो इस समय यही पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, वी कंक्लूड दैट पोटेशियम परमैंगनेट crystal itself must be made up of million of small particles जो कि स्प्रेड होते चले जाते हैं और उनके वो अलग अलग होते चले जाते हैं जब उन्हें हम और वाटर में डिज़ोल्व करते जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स के जो वेरी वेरी स्मॉल इससे पता चलता है कि मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको पता होगा। अगर हम पानी में चीनी घोलें तो हमें पता है कि जो पानी है लिक्विड जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, है कि नहीं। इनके बीच में ये स्पेस होता है यहाँ पर। तो इन्हीं स्पेसेस में अगर हम शुगर घोलते हैं तो ये शुगर कहाँ जाती है? इन्हीं स्पेसेस में जाकर वो मिक्स हो जाती है, इसलिए वो पूरी पानी में हमें दिखती नहीं है। जैसे आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर यही है कि क्रिस्टल सेपरेट इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड these particles of sugar go into the spaces between the various particles of water due to which there is no change in the volume of water। जितना पानी आपने पहले लिया हुआ था उतना ही पानी होता है चीनी घुलने के बाद भी उसके अंदर। तो इससे यही पता चलता है कि उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है अगर हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में। तो इससे पता चलता है कि पानी के अंदर स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर्स के अंदर स्पेस होता है। थर्ड था कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है कि अगर आप कमरे के एक कोने में इंसेंस स्टिक, इसका मतलब जो हम अगरबत्ती या धूपबत्ती, अगरबत्ती होता है इंसेंस स्टिक, तो अगर हम अगरबत्ती वगैरह धूपबत्ती कुछ भी जला देते हैं एक कमरे के किसी कोने में तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सो वी एब्जॉर्ब दैट द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली। जो कि ये बताता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं।
फोर्थ क्या था? फोर्थ है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई फोर्स होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और यहाँ एक वर्ड है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोइजन। कोइजन वर्ड है। तो ये है कि दो सेम सब्सटेंस, अगर कोई सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, अगर वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कोइजन। ठीक है। उसके बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर में डिफरेंट तरह की होगी। जैसे कि एग्जांपल है, अ पीस ऑफ चॉक हैज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली लिक्विड एंड गैसेज। जैसे कि हमें पता ही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं एज कम्पेयर टू, ये बिल्कुल जुड़े जुड़े होते हैं, और लिक्विड के देखें तो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा, और गैस के तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अ पीस ऑफ जो चॉक होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा देन लिक्विड एंड गैस, क्योंकि चॉक क्या है? सॉलिड में। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मिलना या फिर फैलना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स की मोशन की वजह से किसी भी चीज़ का फैलना या फिर उसके साथ मिक्स होना, वही क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है। जैसे कि, और डिफ्यूज़न जो है वो किस में ज़्यादा तेज़ होता है? गैस में ना, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो। ठीक है। अब हम डिफ्यूज़न इन गैसेस में पढ़ते हैं। तो जैसा कि ऊपर पढ़ा था कि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जो है, इन गैसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली सॉलिड से एंड लिक्विड से। क्यों? क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो क्विकली एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे कि इंसेंस स्टिक वाला था, वो भी सही था एग्जांपल कि एक कोने में अगर हम इंसेंस स्टिक जला देते हैं तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वो एक दूसरे पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं और पूरी जगह फैल जाते हैं। और अगर हम यहीं पे इसमें जो एग्जांपल है वो देखें कि द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। अगर किचन में कुछ गर्म खाना बन रहा होता है, कुछ मज़ेदार सी चीज़ बन रही होती है, तो हमें दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है कि आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है। वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूज़न की वजह से। और उस वक्त गर्म खाने की खुशबू ज़्यादा तेज़ आती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अगर टेम्परेचर बड़ा होता है तो डिफ्यूज़न और तेज़ होता है, इसलिए गर्म खाने की खुशबू आपके घर के बाहर तक आ जाती है। अगर मम्मी चौक वगैरह मारती हैं तो बाहर तक पता चल जाता है। तो इसलिए गैसेस में बस क्यों ज़्यादा जल्दी हो जाता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। तो डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स में थोड़ा कम होगा गैसेस से, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े धीरे मूव करेंगे एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ गैसेस। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल है कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डाल दें, किस वाटर के एक कोने में या नीचे गिर गया है, तो वो पूरे पानी में अपने आप फैलना शुरू हो जाएगा उसका। ऐसे ही अगर हम, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होगा, आपको देखना है तो आप इंक पानी में डालोगे एक बूंद भी, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही पूरे पानी में फैल जाएगी। उसके बाद आता है डिफ्यूज़न इन सॉलिड। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, वो जल्दी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, तो वो मिक्स नहीं हो पाते। इसका एग्जांपल है कि अगर हम दो मेटल ब्लॉक्स ले लें और उसको बहुत दिनों तक रख दें, एक साथ रख दें, बस एक साथ रख दें, उन्हें अब छुए नहीं, तो हम थोड़े सालों बाद देखेंगे कि वो एक साथ दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है सॉलिड के साथ, पर वो भी डिफ्यूज़ में आता है। अब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो आपको पता ही है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? जिसके पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी पास पास है देख ही सकते हैं, दोनों पार्टिकल्स इतने पास पास है कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होती है। और इसके द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमें पता है ये कि उसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उससे हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इजीली। हम सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर हैवी होती हैं, और सॉलिड जो है पूरा कंटेनर पूरी तरीके से फिल नहीं कर सकती हैं, और सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो, ये तो आपको पता ही है। तो ये सब तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है लिक्विड। तो लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स भी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, लेकिन उतने नहीं जितना सॉलिड के होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम होता है। और लिक्विड की तो आपको पता ही कि उसकी शेप जो है पोजीशन फिक्स नहीं होती है। अब प्रॉपर्टीज, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट दे नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल, जिस वेसल में आप जिस तरीके से डाल देंगे, अगर इस ऐसा होगा तो लिक्विड इस तरीके से शेप में आ जाएगा, इस तरीके का अगर जग होता है तो वो इस तरीके से शेप में आ जाता है। पता नहीं क्या बनाया मैंने, ऐसी, मतलब आप समझ रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पानी अगर हम लिक्विड देखें तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड जो है कम डेंस होता है और उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड भी कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं फिल करता है, और लिक्विड जो है वो फ्लो करता है ईजीली। अब गैसेस के तो आपको पता ही है कि उनके पार्टिकल्स कितने दूर दूर होते हैं। तो एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल। अब प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई। तो गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमें पता है ना गैस की कोई फिक्स्ड शेप होती है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैसेस अकर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जिस शेप का वेसल होता है उसी शेप में उसी शेप का ये हो जाता है, गैसेस उसी शेप में आ जाती हैं और उसी का ये वॉल्यूम एक्वायर कर लेती हैं। नेक्स्ट है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैसेस कंप्रेस्ड हो जाती हैं आसानी से। गैसेस की जो है वो डेंसिटी कम होती है और दे आर यूजली लेस डेंस देन सॉलिड। सबसे ज़्यादा डेंस तो सॉलिड ही होता है। उसके बाद है दे आर वेरी वेरी लाइट। गैसेस जो है अपना कंटेनर पूरी तरीके से फिल करती हैं और गैसेस जो है फ्लो कर लेती हैं ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर को हम फिजिकल स्टेट मैटर की हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास दो ही तरीके, या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर प्रेशर चेंज कर दें। तो पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, हमें पता ही है वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड से चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम पानी की आइस की बात करें तो आइस जो है वाटर में चेंज हो जाती है ऑन हीटिंग। हीट करने पे अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑन हीटिंग टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में। नेक्स्ट बॉइलिंग, बॉइलिंग का पता है लिक्विड टू गैस। अगर हम हीट करते हैं पानी को तो वो वेपराइज हो जाना शुरू, वेपर में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है, इससे भी हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर की। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड। अगर हम आइस को जमा दें, टेम्परेचर कम कर दें तो वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब स्टीम जो है वो ठंडी होकर वाटर में फिर से कन्वर्ट होती है तो वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए होती है वो होता है लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए होती है वो क्या होता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट
टू टाइप्स की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है ऑफ अ सॉलिड का वो क्वांटिटी जो कि चाहिए होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेकिन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना चेंज किए जितनी हीट हमें चाहिए होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, वो होता है लेटेंट हीट। ठीक है, एग्जाम्पल, द हीट विच इज गोइंग इन टू आइस but not increasing its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid। तो जितनी हीट हम आइस को दे रहे हैं उसे पानी में बदलने के लिए, लेकिन उसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए जो हीट उसमें लग रही है वो क्या हो गया? लेटेंट हीट। और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है आइस की, वो कितनी होती है? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर kg। ठीक है, अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर हम ऊपर वाले की तरह ही समझे तो 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए गैस में हमें जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल है, अगर व्हेन अ वाटर चेंजेस इनटू अ स्टीम इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। पता है जब वाटर स्टीम में चेंज होगा किसी भी चीज़ की, जैसे पढ़ा था लेटेंट हीट क्या होता है? स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की हमें ज़रूरत होती है वो लेटेंट हीट होता है। तो वाटर जब स्टीम में चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट बदल रही है, तो उसमें कुछ लेटेंट हीट उसने एब्जॉर्ब की होगी तभी उसकी स्टेट बदल रही है। लेकिन जब स्टीम कंडेंस होके वापस वाटर बन रही है तो इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट निकलेगी भी। तो ये एग्जांपल में है। अब नोट देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कितना है वाटर का? 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स kg। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली चेंज किस में होना? वेपर्स में ऑन हीटिंग। एक तो वो तरीका होता था, हमें पता था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करो, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता था, मतलब आइस से वाटर, वाटर से फिर वो वेपर्स में। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है? सीधा सॉलिड से वेपर्स में वो चेंज हो जाए ऑन हीटिंग, उसे हीट करने पे वो सॉलिड से सीधा वेपर्स में चेंज हो जाए, या फिर उसे कूल करने पर वो वेपर से वापस सॉलिड में चेंज हो जाए, तो वो होता है हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, ये लिख रहे हैं ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, देखो सॉलिड हीटिंग हो रहा है वेपर से सॉलिड में। तो एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स। आपने देखा होगा कपूर को अगर हम जला देते हैं तो वो सीधा उड़ जाता है फिर। और नेफ्थलीन बॉल्स जो आपने देखी होंगी मतलब कपड़े वगैरह में लगा देते हैं और वॉश बेसिन में वगैरह में पड़ी होती हैं, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद अपने आप छोटी होती चली जाती हैं और फिर वो गायब भी हो जाती हैं। अब सब्लाइम क्या होता है? सब्लाइम वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि सब्लिमेशन के लिए जाएगा। और सब्लिमेट क्या होता है? वो सॉलिड जो कि ठंडा करने के बाद हमें वापस मिलेगा। अब आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर के तो पढ़ लिए थे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन वगैरह। अब आता है कि प्रेशर पे क्या होता है, तो देखते हैं। गैसेस का लिक्विफाई कराना बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब हम गैस के ऊपर हाई प्रेशर यूज़ करेंगे और उसे कंप्रेस करेंगे और उसका टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर को हाई कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में क्या है? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोइंग टेम्परेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी
लिक्विफाई हो जाती है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एवापोरेशन। तो एवापोरेशन आपको पता ही है, लिक्विड जो कि चेंज होता है इनटू वेपर में इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड को कन्वर्ट करता है, लिक्विड का चेंज होना इन वेपर्स में, वो क्या होता है? एवापोरेशन। अब फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं? टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा धूप जिस दिन ज़्यादा तेज निकली होगी तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जिस दिन धूप कम होती है, मतलब हवा वगैरह चल रही होती है, मतलब हवा नहीं, नॉर्मली धूप कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडों में समझो, ठंडों में आपके कपड़े कम देर में सूखते हैं और गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पानी उसमें से एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो एवापोरेशन भी बढ़ जाता है। इसे कैसे एग्जांपल समझेंगे कि कोई गरम, अगर आपका सूप है, अगर आपने उसे छोटी कटोरी में ले लिया है, गरम गरम सूप है, तो देर लगेगी उसे ठंडा होने में, और फिर अगर आप उसे बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उससे थोड़ा जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ का तो वो भी एवापोरेट होना जल्दी शुरू कर देगा। तो द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो एवापोरेशन कम हो जाएगी। तो अगर हम इसमें देखें तो ह्यूमिडिटी इज़ लो, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है हमें पता है, मॉइस्चर, अगर मतलब मॉइस्चर कह सकते हैं, जो बारिश के दिनों में थोड़ी हो जाता है ना, उमस सी कह सकते हैं, मतलब होता है ना, तो मतलब एटमॉस्फेयर में पानी की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी तो एवापोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, या फिर ह्यूमिडिटी अगर हम उल्टा कहें तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तब एवापोरेशन का रेट ऑफ चेंज तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको इसका एग्जांपल देखो, रेनी सीजन्स में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं और अगर नॉर्मल वेदर होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब आता है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, विंड स्पीड बढ़ेगी तो फिर उसका एवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो जल्दी हो जाता है ना काम। ओके, नेक्स्ट है कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन। तो कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन किस पे बेस्ड होता है? ऑन द फैक्ट व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स अ ड्रॉ टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट टचेस। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी लिक्विड जो है वो एवापोरेट हो रहा है तो फिर उसके अंदर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल रही होगी जिससे भी वो टच हो रहा होगा वो चीज़, तो उसी हीट के यूज़ से वो जो है कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम अपने हाथ पे थोड़ी सी स्प्रिट डाल लें या फिर पेट्रोल डाल लो आप अगर पाम पे, तो और फिर उस अपने हाथ को हिलाओ, वेव करो, तो आपको देखोगे कि वो पेट्रोल या स्प्रिट जो भी है, ईथर जो भी है, वो सब वो उड़ जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा और आपका हाथ जो है वो ठंडा फील करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो स्प्रिट जो है उसने आपके हाथ से जो आपके हाथ में जो हीट थी वो हीट ले ली आपके हाथ पे से और वो एवापोरेट हो गया, और इसलिए जो लेटेंट हीट थी वो उसमें से उसने ले ली और नीचे का जो बचा हमारे हाथ पे, इसलिए वहाँ पे वो ठंडक हो गई, वहाँ पे कूल फील होने लगा आपको। आगे है नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, जो अर्थिन पॉट होते हैं, मतलब कि जो मटका होता है, घड़ा जो होता है, उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है? उसमें पानी ऐसे ठंडा हो जाता है, पूरे मटके पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स इन द वॉल, इन इट्स वॉल के ऊपर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है कंटिन्यूसली सीपिंग एंड गेट एवोपरेट, पानी जो है वो बाहर से एवोपरेट होता रहता है। मटके के बाहर जो भी गर्मी है उससे छोटे छोटे पोर से जो है वो पानी एवोपरेट होता रहता है और अंदर का पानी इस वजह से ठंडा हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट ये शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है।
कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अभी भी किसी चीज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर मिल जाएगा। और जल्दी से मुझे बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए। एंड चैनल पे 11th क्लास के नोट्स भी अवेलेबल हैं, 10th के भी हो जाएंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।